So now our topic is inertia and mass. So सबसे पहले inertia and mass के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे. मास किसी भी चीज़ का कितना वेट है, दैट इज़ इट्स मास. ओके, सबसे पहले inertia डिस्कस करते हैं. सबसे पहले उसके लिए हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ अ ग्रेटर नेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट देन ऑफ अदर. अब उसने क्या बोला है, अगर हमने किसी भी चीज़ की वेलोसिटी चेंज करनी है तो हमें चाहिए फोर्स. एंड उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी हर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स है वो डिफरेंट होगी. किसी ऑब्जेक्ट के लिए शायद हो सकता है आपको ज़्यादा फोर्स लगे और किसी के लिए काफ़ी कम. सो दिस इज़ what first line says. Then for instance, a net force that is just enough to cause a bicycle to pick up speed will cause an imperceptible change in the motion of a freight train. In comparison to the bicycle, the train has a much greater tendency to remain at rest. Okay, उन्होंने अब क्या कहा है, अब जो नेट फोर्स है जो हमें चाहिए किसी भी बाइसाइकिल की स्पीड पिकअप करने के लिए एंड एज़ कम्पेयर टू ट्रेन, वो दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं. ओके, अगर हम बाइसाइकिल का कंपैरिजन करें ट्रेन के साथ, तो जो ट्रेन है उसके पास काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पर ही रहे. मतलब अगर हम थोड़ी सी फोर्स एक्सर्ट करेंगे बाइसाइकिल पे तो वो क्या हो जाएगा, इट वुड स्टार्ट मूविंग. पर अगर हम ट्रेन को थोड़ा सा पुश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जो ट्रेन है उसका मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो थोड़ी सी फोर्स से नहीं मूव करेगी. देन accordingly we say that the train has more inertia than the bicycle. इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन का मास ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा हुआ. इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए टू चेंज इट्स वेलोसिटी. पर बाइसाइकिल का इनर्शिया कम है, इसलिए उसको अपनी वेलोसिटी चेंज करने के लिए कम फोर्स चाहिए. ओके, एज़ कम्पेयर टू ट्रेन. देन क्वान्टिटेटिवली इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास. मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय इट्स मास. जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जिस ऑब्जेक्ट का जितना कम मास होगा उतना कम ही इनर्शिया होगा. ओके, and inertia in short is a natural tendency of an object to remain at rest or in uniform or in motion at a constant speed along the straight line. अब उन्होंने क्या बोला है, inertia in short किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे. ओके, दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी जो कि इनर्शिया है. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इज़ अ क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया. क्वान्टिटेटिव मेजर मीन्स उसकी क्वांटिटी, इनर्शिया ज़्यादा है या कम है, वो हमें किससे पता चलता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट से. अगर मास ज़्यादा होगा तो जो इनर्शिया होगा वो भी ज़्यादा होगा. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोमेंटम. एंड मोमेंटम इज़ most of us know from our experience of playing cricket that a cricketer ball moving with a high speed could be fatal. Here fatal means deadly. ओके, कहते हैं ज़्यादातर हम में से जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम सबको पता है कि जो क्रिकेट बॉल है अगर वो हाई स्पीड पे आगे हमें हिट करती है तो इट कैन बी डेडली, हमें चोट काफ़ी बुरी तरीके से लग सकती है. तो क्यों, इट इज़ ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल. ये वेलोसिटी ऑफ बॉल की वजह से होता है. अब जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने की वजह से जो इनर्शिया है वो भी ज़्यादा हो जाता है. उस केस पे इफ़ इट हिट्स अस हार्ड तो उस केस पे वो फैटल हो सकती है, मीन्स डेडली हो सकती है. ऑन द अदर हैंड इट कुड नॉट बी ओनली ड्यू टू मास ऑफ द बॉल एज वी कैन सेफली होल्ड अ स्टेशनरी क्रिकेट बॉल इन आवर हैंड विदाउट एनी फेयर. कहते हैं अब ये जो मोमेंटम है इट कैन नॉट बी ड्यू टू द मास. अब जो मास है बॉल का वो कम होता है कंपैरेटिवली, पर अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उस केस में उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा. अगर उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा तो उस केस में जब वो हमें हिट करेगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है. ओके, जस्ट लाइक इनर्शिया, मोमेंटम इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है दैट डज नॉट डिसाइड मोमेंटम. इंस्टेड किसी ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी है दैट डिसाइड मोमेंटम. मतलब अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उस केस में किसी चीज़ का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, पर अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा. ओके, इसलिए जो इसकी क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की जो मास है वो डज नॉट सेटिस्फाई कि मोमेंटम कितना होगा. ओके, सो नेक्स्ट एक हम एग्जांपल लेंगे टू एक्सप्लेन द मोमेंटम. एक हम
ट्रक और एक रिक्शा को कंपेयर करेंगे, कंसिडर करेंगे दो व्हीकल्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, उनकी जो स्पीड है दोनों की सेम है, heading towards each other and eventually ending up in the head of collision. Needless to say that the rickshaw might get deformed to such an extent that it would be difficult for us to make it. Okay, इन्होंने एग्जाम्पल ली है एक ट्रक एंड रिक्शा की। कहते हैं जो ट्रक एंड रिक्शा है दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी सेम स्पीड्स, और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, एंड दे एंड अप कोलाइडिंग विद ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। उस केस में क्या होगा कि जो आपका रिक्शा होगा उसमें कोई शक नहीं है, जो रिक्शा है उसकी ऐसी शेप हो जाएगी जिसको हम दोबारा से रिक्शा नहीं बना सकते हैं, मीन्स कि जो आपका रिक्शा है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। ओके, पर जो ट्रक है उसमें माइनर डैमेजेस ही होंगी, इंस्टेड कि पूरा का पूरा ट्रक ख़राब हो जाए। ओके, जब पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है जब ट्रक कोलाइड करता है तो वो ये है कि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से जो ट्रक के केस में जो डिफॉर्मिटी मीन्स जो डैमेज हुई है वो बहुत कम है। पर अगर रिक्शा की बात की जाए तो जो रिक्शा का मास है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उस पर डैमेज ज़्यादा हुई है। ओके, कहते जो मोमेंटम है किसी भी मूविंग बॉडी का, आगे हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। हेयर मास को हम लिखते हैं m, हेयर इट इज़, एंड वेलोसिटी को लिखते हैं हम v। अब जो मोमेंटम है इट इज़ रिटन एज p, इसका जो सिंबल होता है वो होता है p। ओके, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला है। और जो मोमेंटम है इट इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और जो आपकी वेलोसिटी है वो भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो आपको मोमेंटम बहुत चीज़ें देता है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब जो एसआई यूनिट होता है वो मोमेंटम का दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kgm पर सेकेंड इज़ द यूनिट। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, एक बॉल है जिसका मास है 500 ग्राम्स, उसे हमने थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने उसकी इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसमें ग्राम नहीं है, केजी है। सो हम सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ इन केजी। 500 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.5 केजी। ओके, जो इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है। अब जो आर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। इसको इन्होंने किस में कन्वर्ट किया है, मीटर पर सेकेंड में। हेयर वी नीड मीटर पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ किलोमीटर पर आवर, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। देन जो मोमेंटम ऑफ अ बॉल p इज इक्वल टू mv। अब जो m जो था आपका दैट वाज 0.5 kg, अगर 0.5 kg देखा जाए 5/10 होता है, इसकी कटिंग करेंगे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज़ योर v वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, सो इट कम्स आउट टू बी 10 kg मीटर पर सेकेंड इज़ योर मोमेंटम। ओके, देन कम्स अनदर टॉपिक इज़ योर प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फोर्स ओवर एरिया। ओके, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दिस इज द रिक्वायर्ड डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। देन इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं प्रेशर के दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर देखा जाए तो उसका नाम होता है पास्कल, मतलब जो हम प्रेशर है वो कैलकुलेट करते हैं हम पास्कल्स में, एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब आगे अगर फोर्स इन केस किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली मीन्स इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द बॉडी, तो उस केस में जो फोर्स होगी दैट कम्स आउट टू बी थ्रस्ट। उस केस में जो फोर्स होगी हम उसको क्या कहेंगे, थ्रस्ट। अब जो कहते हैं जो थ्रस्ट है वो टोटल फोर्स होती है एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। इट इज़ द टोटल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, मतलब जो थ्रस्ट क्या है, टोटल फोर्स कितनी फोर्स एक बॉडी की सर्फेस पे एक्ट कर रही है उसका सम, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। सो वी कैन डिफाइन प्रेशर एज फॉलोस। हम इस तरीके से प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया था ऊपर, अगर आपको फॉर्मूला याद हो है। हम इसको प्रेशर को थ्रस्ट ओवर एरिया भी कर सकते हैं क्योंकि थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द वर्ड थ्रस्ट इज जनरली यूज फॉर गैसियस फोर्सेज। अब हम थ्रस्ट वर्ड फोर्स की जगह पे तब यूज़ करते हैं जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है, जो रॉकेट है वो ऊपर जाता है ड्यू टू फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द गैसेस। बेसिकली जो गैसेस निकलती हैं दे एक्सर्ट फोर्स, जिसकी वजह से जो आपका रॉकेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में
मूव करता है, सो दिस इज़ अ थ्रस्ट, और इसे हम लीकवर्स के केस में कहते हैं अपथ्रस्ट। ओके, एक एग्जांपल लेंगे। एक एलिफेंट है वेइंग 40,000 न्यूटन्स, स्टैंड ऑन 1 फुट ऑफ एरिया, 1 फुट एरिया के ऊपर खड़ा है वो, दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1/10 मीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है जो एलिफेंट ने एक्सर्ट किया है ग्राउंड के ऊपर। ओके, सो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया, फोर्स वॉज 40,000 एंड योर एरिया वॉज 1/10 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आएगा जी? ये जो 10 है, दिस 10 ये ऊपर चला जाएगा, 40,000 इंटू 10 होगा, तो इट कम्स आउट टू बी 4 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन this was your all about pressure. Then comes another important topic, that is Newton's law of motion. This topic is quite interesting, just like the other ones. So let's start with Newton's law of motion. Qualitatively, the force with the help of Newton's first law of motion says that everybody continues to be in state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to एक्ट अदरवाइज। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, तो वो उसी स्टेट में ही रहेगी। मतलब एक बॉल है, इफ़ इट इज़ लाइंग इन अ रेस्ट पोजीशन ऑन द फ्लोर, तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उसको हिट नहीं करते हो। मतलब इन शॉर्ट आपको समझ आ ही गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या मतलब है। जब हम किसी चीज़ को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उस केस में उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज होती है और स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होती है, एंड दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पड़ा हुआ, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। देन quantitatively, force with the help of Newton's second law of motion says that the rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. अब जो second law of motion है, it states that here it is your second law of motion. second law of motion क्या कहता है कि जो rate of change of momentum है किसी भी body का is proportional to the applied force, मतलब कि जो फोर्स आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की है, ओके, एंड इट रिजल्टेड इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और ये सारा काम किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है। ओके, देन कम्स द सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि इट कंसिस्टेंट मीन्स कि ये it agrees with the first law of motion. Which law? Second law agrees with the first law of motion. F is equal to 0 implies A is equal to 0. यहाँ पे कहने का मतलब है F 0 कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगी। ओके, when acceleration comes out to be 0, उस केस में आपका फोर्स 0 हो सकता है। देन ये एक वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन मीन्स इट शोज यू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन भी बताती है और मैग्नीट्यूड भी बताती है। Then it is applicable to a particle and also to a body or a system of particles provided F is the external force on the system and A is the acceleration of the system as a whole. कहते हैं अभी ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की, ये आपकी एप्लीकेबल हैं किसी बॉडी के ऊपर भी, कोई पार्टिकल है छोटा सा स्मॉल साइज पार्टिकल, उस पर भी एप्लीकेबल है, किसी बॉडी पे या फिर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, प्रोवाइडेड मीन्स कि अगर आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट कम्स आउट टू बी एफ, जो सिस्टम पे एक्ट कर रही है, एंड जो आपकी एक्सेलरेशन है दैट कम्स आउट टू बी ए, दैट इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल, एप्लीकेबल टू बॉडी, एप्लीकेबल टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, देन F at a point at a certain instant determines A at the same point at that instance. That is, second law is a local law. X at an instant does not depend on the history of the motion. अब जो कहते हैं जो F है किसी भी पॉइंट पे वो डिटरमाइन करता है एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है तो जो फोर्स का क्या काम होगा कि उस पॉइंट की एक्सेलरेशन को बताए। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इट इज़ अ लोकल लॉ। ओके, जो
एक्ट एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो एक्ट करता है और जो बाकी हिस्ट्री पे नहीं डिपेंड करता है. हिस्ट्री ऑफ मोशन मतलब वो किस पॉइंट पे पहले एक्ट किया, किस पॉइंट से आया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट. ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लोकल लॉ. देन कम्स नेचर ऑफ फोर्स with the help of Newton's third law. Here we'll discuss Newton's third law of motion, जो क्या कहता है, to every action there is always an equal and opposite reaction that acts on the different body. मतलब if अगर आप एक बॉल स्ट्राइक करते हो वॉल पे, तो वो जिस स्पीड से आपने स्ट्राइक किया है ना, उसी स्पीड से वो बैक आएगी. मतलब अगर आप उसे हार्डर स्ट्राइक करते हो, अगर ज़ोर से स्ट्राइक करते हो तो उतनी स्पीड से वो बाउंस बैक करेगी. अगर आप उसे स्लोली स्ट्राइक करते हो तो वो स्लोली वापस आएगी. ओके, सो दिस इज़ योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके लिए आपको इक्वल और एक ऑपोजिट रिएक्शन वापस मिलता है जो दूसरी बॉडी पे एक्ट करता है. Okay, so this was your third law of motion and this was all about our today's topic. So thank you.